पैसिफिक ओशन करंट। जो पैसिफिक ओशन करंट्स होता है इनका जो सर्कुलेशन है, पैसिफिक ओशन का जो सर्कुलेशन है, ये मोर और लेस अटलांटिक ओशन का जो सर्कुलेशन है इसी के सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट्स के नाम अलग अलग है बट बेसिक जो सर्कुलेशन है इट इज मोर और लेस सेम। ठीक है, if you look at the equatorial region, in equatorial region we have this north equatorial current and south equatorial current, and ये जो north and south equatorial currents होते हैं ये फॉर्म होता है because of the trade winds। first thing, ये जो north east trade winds होते हैं इनकी वजह से फॉर्म होता है north equatorial current, and because of the south east trade winds we have the formation of south equatorial current। ठीक है, apart from these trade winds ये जो अर्थ का डिफ्लेक्शन होता है या अर्थ का रोटेशन होता है, तो इस रोटेशन की वजह से इस रीजन में ये इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। वो हमने देखा था कि जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है तो इस वजह से इनर्शिया की वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन का जो पानी है जहां पे रोटेशनल वेलोसिटी इज द हाईएस्ट, तो उस रीजन में जो पानी होता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, तो दीज आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये जब आगे मूव करता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, जब ये जो फिलिपाइन आइलैंड्स का रीजन है वहां पे ये राइट को डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज़ ऑफ द कोरियालिस फोर्स वेयर इट इज नोन एज अ कुरोशियो करंट। ठीक है, ये जो कुरोशियो करंट है ये कुरोशियो करंट इज सिमिलर टू द फ्लोरिडा करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक में हमने यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम देखी थी, सिमिलरली फ्लोरिडा करंट भी देखा था अटलांटिक के सर्कुलेशन में। ठीक है, तो अटलांटिक में यहाँ पे फ्लोरिडा करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, तो सेम वे में इस रीजन में हियर वी हैव द कुरोशियो करंट। अब ये जो कुरोशियो करंट है इस कुरोशियो करंट का एक हिस्सा एंटर्स इनटू दिस जापानीज सी वेयर इट इज नोन एज द सुशिमा करंट या ब्लैक करंट ऑफ जापान। ठीक है, इस रीजन में इट इज नोन एज द Tsushima current or black current of Japan. So this Tsushima current is the bifurcation of this Kuroshio current. ये जो Kuroshio current है इसका एक हिस्सा जापानीज सी से एंटर करता है which is known as the Tsushima current, and जो मेजर सेक्शन है it is called as the Kuroshio current। अब ये जो Kuroshio current है ये जो नॉर्थ को डिफ्लेक्ट होता है या इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज की वजह से भी ये ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, एंड दूसरी बात जो कोरियालिस फोर्स होता है तो इस कोरियालिस फोर्स की वजह से भी ये राइट को डिफ्लेक्ट होता है लाइक दिस। ठीक है, ये जो कुरोशियो करंट होता है इस कुरोशियो करंट को नॉर्थ से आने वाला ओयाशियो करंट मिलता है। ये जो ओयाशियो करंट है बेरिंग स्ट्रेट से यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, इसको कामचटका करंट भी बोलते हैं यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे ओखोत्स सी है, ये जो ओखोत्स सी है तो इस ओखोत्स सी से भी एक करंट आता है व्हिच इज कॉल्ड एज द ओखोत्स करंट। ये जो ओखोत्स करंट है, ओयाशियो करंट होता है या जो कामचटका करंट होता है, ये सारे कोल्ड करंट्स होते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट कि जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट्स कन्वर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो जापानीज कोस्ट है तो इस जापानीज कोस्ट में यहाँ पे वार्म कुरोशियो करंट एंड कोल्ड ओयाशियो करंट एंड उसके साथ साथ जो ओखोत्स करंट होता है ये मर्ज होते हैं। इस वजह से जापान इज वन ऑफ द मेजर फिशिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जापान में मेजरली फिशिंग किया जाता है, जैसे ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक हमने देखा था अटलांटिक में, सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये कुरोशियो एंड ओयाशियो करंट्स मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद ये जो कुरोशियो करंट है ये राइट को डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज़ ऑफ द कोरियालिस फोर्स वेयर इट इज नोन एज द नॉर्थ पैसिफिक करंट। अब ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट है इट इज सिमिलर टू द नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक करंट था तो सिमिलरली हियर वी हैव द नॉर्थ पैसिफिक करंट। अब ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट है ये भी अलग अलग करंट्स में डाइवर्ज होता है या बाइफरकेट होता है। एक हिस्सा लेफ्ट को टर्न करता है बिकॉज़ ऑफ दिस कोस्टलैंड वेयर इट इज नोन एज द अलास्कन करंट। अलास्कन करंट इज अ वार्म ओशनिक करंट, एंड देन उसका एक हिस्सा राइट को डिफ्लेक्ट होता है व्हिच इज नोन एज अ कैलिफोर्नियन करंट। अब ये जो कैलिफोर्नियन करंट होता है ये पोल टू इक्वेटर आता है, तो इस वजह से ये जो करंट है ये करंट पोल करंट होता है, एंड ये जो पोल कैलिफोर्नियन करंट होता है, सो बिकॉज़ ऑफ दैट करंट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ मोहावे डेजर्ट इन कैलिफोर्निया मेक्सिको। मेक्सिको में इज नोन एज द सोनरान डेजर्ट या मोहावे डेजर्ट कैलिफोर्निया में। तो ये जो मोहावे या फिर सोनरान डेजर्ट है ये फॉर्म होता है बिकॉज़ ऑफ दिस कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट, बिकॉज़ व्हेनेवर वी हैव अ कोल्ड ओशनिक करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट वी हैव द डेसिकेशन इफेक्ट। बिकॉज़ ऑफ दिस डेसिकेशन यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। ठीक है, सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव द साउथ पैसिफिक सर्कुलेशन। साउथ पैसिफिक जो सर्कुलेशन होता है ये स्टार्ट होता है बिकॉज़ ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है बिकॉज़ ऑफ द ट्रेड विंड्स एंड बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये कोरियालिस फोर्स की वजह से लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है, लेफ्ट को डाइवर्ट होता है, एंड देयर इट इज नोन एज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अगर बनते हो रहा है ये आजकल सारखा होता है का आजच झाले पर्सेंट So the south equatorial current here is known as east Australian current। ये जो east Australian current है it is similar to the Brazilian current। ठीक है, अटलांटिक में यहाँ पे हमने देखा था Brazilian current। So ये जो Brazilian current है this is similar to this east Australian current। अब ये जो east Australian current है it's a warm oceanic current, and ये जो east Australian current है ये आगे जाके merge होता है west wind drift में which is also called as Antarctic circumpolar current। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हायर लैटिट्यूड का रीजन है यहाँ पे वेस्टर्लीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। So because of the strong westerlies तो साउथ पोल के सराउंडिंग जो एरिया है, अंटार्कटिका के सराउंडिंग में जो एरिया है, तो वहां पे जो वाटर मार्क होता है वो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट किया जाता है सर्कुलर मैनर में व्हिच इज कॉल्ड एज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या इट इज आल्सो कॉल्ड एज अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। ठीक है, ये कोल्ड करंट होता है। ये जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट होता है ये कोल्ड करंट होता है,
में इसका एक हिस्सा कोरियालिस की वजह से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरुवियन करंट, या उसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट कोल्ड करंट, ठीक है, हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट। एंड ये जो पेरुवियन करंट होता है इसको हमने डिस्कस किया था एल नीनो ला नीना के केस में, ठीक है। सो व्हेनेवर वी हैव दिस कोल्ड पेरुवियन करंट फ्लोइंग अलोंग द पेरुवियन कोस्ट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द ला नीना कंडीशन, व्हिच इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जब ला नीना कंडीशन होती है, वी नो दैट कि पेरू का जो रीजन होता है या यहाँ पे चिली नाम की कंट्री आती है, तो ये जो चिली है, तो इस चिली के रीजन में डेसिकेशन का इफेक्ट होता है, एंड यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ड्राई अटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है। अटाकामा डेजर्ट जो है इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ साउथ पैसिफिक, ठीक है। सो ये जो पेरुवियन करंट होता है ये आगे जाके मर्ज होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। सो ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस पेरुवियन कोल्ड करंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन, क्लियर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज द इंडियन ओशन करंट्स। ये जो इंडियन ओशन है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन जो ओशन है, तो इस नॉर्थ इंडियन ओशन में सीजनल रिवर्सल होता है करंट्स का, जैसे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है मानसून के केस में। तो सिमिलर वे में यहाँ पे विंटर सीजन में, समर सीजन में ये जो सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन भी रिवर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट विल डिस्कस द सर्कुलेशन ऑफ साउथ इंडियन ओशन एंड देन विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडियन ओशन। अब ये जो साउथ इंडियन ओशन है, तो यहाँ का जो सर्कुलेशन है ये नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, तो इनकी वजह से फॉर्म होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट कोरियालिस की वजह से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो उसका एक हिस्सा मादागास्कर करंट नाम से जाना जाता है एंड दूसरा हिस्सा मोजाम्बिक करंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे मादागास्कर एंड अफ्रीका के बीच में, दिस इज द रीजन ऑफ मोजाम्बिक चैनल। सो पानी का एक हिस्सा इस मोजाम्बिक चैनल से एंटर करता है, इट इज कॉल्ड एज अ मोजाम्बिक करंट, एंड दूसरा जो हिस्सा है व्हिच इज कॉल्ड एज अ मादागास्कर करंट। इन दोनों भी करंट्स कॉन्फ्लुएंस होते हैं एज अ अगुल्लास करंट, ठीक है। जो अगुल्लास करंट है, ये अगुल्लास करंट बेसिकली मोजाम्बिक करंट एंड मादागास्कर जो करंट्स होता है, तो इनके कॉन्फ्लुएंस की वजह से बनता है, ठीक है। या कभी-कभार ये जो अगुल्लास करंट है इसी को, या जो मादागास्कर करंट है इसी को हम अगुल्लास करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अगुल्लास करंट होता है, ये अगुल्लास करंट फिर बिकॉज़ ऑफ द वेस्टर्लीज एंड बिकॉज़ ऑफ द कोरियालिस फोर्स ये लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है, इट मर्जेस विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है अगेन ये फॉर्म होता है बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रांग वेस्टर्लीज इन द सदर्न ओशन, ठीक है। देन ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है इसका एक हिस्सा लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है, इट इज नोन एज अ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक कोल्ड ओशनिक करंट है, एंड इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे हमें डेजर्ट्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे कभी-कभार जब ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उस केस में एक लूविंग करंट आता है। What is this moving current? ये moving current exactly होता क्या है? See, जब पैसिफिक ओशन का सर्कुलेशन होता है इक्वेटोरियल रीजन में, तो कभी-कभार क्या होता है कि ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, तो इन इक्वेटोरियल करंट्स का एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इंडियन ओशन में एंटर करता है लाइक दिस। एंड ये जो करंट है ये जब इंडियन ओशन में एंटर करता है तो ये कोरियालिस की वजह से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज द लूविंग करंट, ठीक है। ये जो लूविंग करंट होता है ये वार्म ओशनिक करंट होता है, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव अ स्ट्रांग ट्रेड विंड्स, जो ला नीना कंडीशन होती है, जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होते हैं, ये हमने देखा था एल नीनो के वक्त, जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये वीक पड़ते हैं, एंड उस केस में एल नीनो वार्म ओशनिक करंट फॉर्म होता है, ठीक है। सो जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होते हैं तो उस केस में कभी-कभार ये जो पैसिफिक ओशन का सर्कुलेशन है, तो इस सर्कुलेशन का जो इक्वेटोरियल ओशन का जो हिस्सा होता है, सॉरी इक्वेटोरियल करंट का एक हिस्सा होता है, ये इस तरीके से इंडियन ओशन में एंटर करता है, एंड ये जो है ये कोरियालिस की वजह से फिर से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, इट इज नोन एज अ लूविंग करंट, ठीक है। सो दिस इज अ लूविंग करंट, ठीक है। तो ये लूविंग करंट का एक हिस्सा इंडियन ओशन में जो इक्वेटोरियल करंट है इसमें भी मर्ज होता है, एंड छोटा सा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लूविंग करंट, समझ में आया? सो इन दिस वे ये जो सदर्न इंडियन ओशन है इसका सर्कुलेशन होता है। इनिशियली वी हैव अ साउथ इक्वेटोरियल करंट, देन वी हैव द अगुल्लास करंट, देन उसका एक हिस्सा आता है मोजाम्बिक करंट नाम से, देन ये जो अगुल्लास करंट है दैट मर्जेस विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, देन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का एक हिस्सा ऑस्ट्रेलियन करंट, उसको हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के फॉर्म में ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, एंड देन अगेन merges with this south equatorial current, ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे एक वार्म वाटर का हिस्सा लूविंग करंट नाम से आता है। ये जो लूविंग करंट है ये लूविंग करंट पैसिफिक से आता है, एक हिस्सा साउथ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज होता है लूविंग करंट का, एंड छोटा सा पानी का हिस्सा कोरियालिस की वजह से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, दैट फ्लोज अराउंड द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। जब ये लूविंग करंट ऑस्ट्रेलिया के रीजन में स्ट्रांग होता है तो उस केस में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो डिसिपेशन इफेक्ट है वो रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि स्लाइटली टेंपरेचर ज्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ दिस वार्म लूविंग करंट, समझ में आ रहा है? क्लियर, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द नॉर्थ इंडियन ओशन? ये जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, तो इस नॉर्थ इंडियन ओशन में समर्स एंड विंटर्स में जो सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन डिराइव किया जाता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। वी नो दैट इवन समर सीजन वी हैव दिस साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से पानी जो है वो पानी इस डायरेक्शन में मूव करता है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ समर, ठीक है। सो समर सीजन में वी हैव अ साउथ वेस्ट मानसून करंट फ्लोइंग लाइक दिस, एंड इट विंटर सीजन
ये जो सर्कुलेशन होता है ये सर्कुलेशन एक्जैक्टली उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में वी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून, एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे विंटर में सिर्फ काउंटर करंट होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंडियन ओशन जो होता है तो इस इंडियन ओशन में जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में होता है, ठीक है, क्योंकि समर्स में यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून करंट फॉर्म होता है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून करंट होता है इट इज लाइक दिस, जो साउथ वेस्ट मानसून करंट है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। सो दिस इज अ साउथ वेस्ट मानसून करंट। जब साउथ वेस्ट मानसून करंट फॉर्म होता है तो उस केस में यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता, ठीक है, बट इन द केस ऑफ विंटर्स, विंटर्स में भी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून, एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होता है लाइक दिस। सो दिस इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो फॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ओशन करंट्स, डन, ठीक है। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट्स, एटलस है जगह, एटलस है ओशन करंट्स का मैप निकाल, ओशन करंट्स का मैप निकालो। सो वहां पे अटलांटिक का सर्कुलेशन होगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ कोल्ड एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ वार्म, इज अ वार्म ओशन करंट, ठीक है। छोटा सा हिस्सा असतो इथे मिक्स होतात, तिथे मिक्सिंग होतं, तिथे फिशिंग ग्राउंड तयार होतात, पण इतका मेजर पाण्याचा भाग असतो, हा मेजर हिस्सा इक्वेटोरियल करंट मध्ये जातो, तो तसं पॅसिफिक मध्ये जातो, तसं इकडे जातो, साऊथ इक्वेटोरियल करंट फॉर्म करतो इंडियन ओशन मध्ये, आणि एक हिस्सा फक्त छोटासा हिस्सा लेफ्ट मध्ये टर्न करतो, तिथे जातो कोरियालिस। हां राइट, डेसिकेशन का कमी होतं कारण तिथे वार्म ओशन करंट होतो, लुविन करंट, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन करंट्स, ठीक है, ओशन करंट से मार्क काढला, ये जो ओशन करंट है तो इनका जनरल सर्कुलेशन होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इकडे लक्षात द्या, एटलस आवडत, इकडे लक्षात द्या। The general movement of the currents in northern hemisphere is clockwise, and in southern hemisphere it is anti-clockwise, ठीक है। northern hemisphere में it is clockwise like this, ठीक है, and in southern hemisphere it is anti-clockwise. The warm currents move towards the cold seas and cold currents move towards the warm seas, ठीक है, this is the second point. Then third, in lower latitudes warm currents flow on the eastern shores of the continent and cold currents on the western shores of the continent, ठीक है, remember this point. In lower latitudes warm currents flow along the eastern shores of the continent. For example, if you look at the North America के eastern shore में we have a warm Gulf Stream current, right? So this statement, in lower latitudes we have the warm currents flowing along the eastern shores of the continents. For example, ये जो Gulf Stream है, Gulf Stream is a warm oceanic current which flows along the eastern shore of North America, like the Florida current. Then we have this Gulf Stream current. These are the warm oceanic currents, ठीक है? And we have cold currents on the western shores. For example, lower latitudes में जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका के western shore में we have the Canaries current. Canaries is a cold oceanic current, समझ में आया? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि इन लोअर लैटिट्यूड्स ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वी हैव वार्म ओशन करंट्स, फॉर एग्जांपल इन अटलांटिक वी हैव गल्फ स्ट्रीम, इन पैसिफिक वी हैव कुरोशियो करंट, बोथ ऑफ दीस आर वार्म ओशन करंट्स एंड they flow along the eastern shores of the continent, समझ में आया? as far as western shore of the continents in the lower latitudes is concerned, तो वहां पे जो कैनरीज करंट है, ये कैनरीज इज अ कोल्ड करंट, लोअर लैटिट्यूड्स में ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर में, अफ्रीका के वेस्टर्न शोर में फ्लो होता है। सिमिलरली जो कैलिफोर्नियन करंट है पैसिफिक में, ये पैसिफिक वाला जो कैलिफोर्नियन करंट है इट इज आल्सो कोल्ड ओशनिक करंट, एंड ये भी कोल्ड ओशनिक करंट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर पे होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इन हायर लैटिट्यूड्स में ये जो केस होती है ये केस रिवर्स होती है। इन हायर लैटिट्यूड्स warm oceanic currents move along the western shores and cold currents move along the eastern shores, ठीक है। if you look at the higher latitudes, तो higher latitudes के केस में देखो जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप का जो वेस्टर्न शोर है तो देयर वी हैव द नॉर्थ अटलांटिक करंट व्हिच इज अ वार्म ओशनिक करंट, and look at the higher latitudes of North American continent. North America में higher latitude में along the eastern shore we have the Labrador cold current, समझ में आ रहा है? एटलस में देखो वहां पे higher latitudes में जो कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न साइड होता है, तो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के ईस्टर्न साइड में वी हैव कोल्ड ओशनिक करंट्स। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न शोर पे वी हैव लैब्राडोर करंट, राइट, एंड योर एशिया के ईस्टर्न साइड में वी हैव व्हिच कोल्ड करंट, ओयाशियो इज अ कोल्ड ओशनिक करंट। सो हायर लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न शोर में वी हैव कोल्ड करंट्स एंड लोअर लैटिट्यूड्स में वी हैव वार्म ओशनिक करंट्स कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न शोर पे, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो सिमिलरली जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न शोर देखो, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न शोर में लोअर लैटिट्यूड्स में वी हैव कोल्ड ओशनिक करंट, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्नियन करंट, ठीक है, एंड हायर लैटिट्यूड में वी हैव अ वार्म ओशनिक करंट, फॉर एग्जांपल अलास्कन करंट इज अ वार्म ओशनिक करंट, समझ में आ रहा है? सिमिलरली जो यूरोप है, तो यूरोप के वेस्टर्न साइड में हायर लैटिट्यूड्स में वी हैव वार्म ओशनिक करंट, फॉर एग्जांपल व्हिच वन, नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्वेजियन करंट हमने देखा था, दीस आर द वार्म ओशनिक करंट्स, एंड कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में लोअर लैटिट्यूड्स में वी हैव कोल्ड ओशनिक करंट, फॉर एग्जांपल कैनरीज करंट। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ, तो दैट ये बता। कोल्ड करंट, वार्म करंट, इस तरीके से लिखो। फ्लोरिडा करंट, तो वार्म ओशन करंट। फ्लोरिडा करंट गिव राइज टू गल्फ स्ट्रीम, ये स्टार्ट होता है कैरिबियन करंट से। कैरिबियन करंट इज अ वार्म ओशन करंट। The next one we have is convergence. Convergence is what? Whenever we have a warm and cold current mixing with each other, it is called as the convergence of current. For example, we have seen Labrador and the Gulf Stream merging with each other. Then we have the Kuroshio and Oakio current in the North Pacific, जो एक दूसरे में merge होते हैं. या Brazilian current, the Falkland current, ये जो current होते हैं, एक warm होता है, cold current होता है, ये mix होते हैं, ठीक है? So this is called as the convergence. What is divergence? Divergence means a single current splits into multiple currents flowing in a different directions. For example, we have seen regarding the North Atlantic current. ये नॉर्थ अटलांटिक करंट अलग अलग सेक्शंस में स्प्लिट होता है। इरविंजर करंट, नॉर्वेजियन करंट, रेनेल करंट, पोर्टुगल करंट, फिर उसके बाद कैनेडी करंट। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट होता है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। लाइक इरविंजर करंट होता है, नॉर्वेजियन, देन रेनेल करंट, पोर्टुगल करंट, कैनेडीज करंट। तो एक करंट अलग अलग सब करंट्स में स्प्लिट होता है। दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंस, ठीक है। The currents flow not only at the surface but also below the sea surface due to the salinity and the temperature difference. ये भी हमने देखा था, जो करंट्स होते हैं सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं होते, ये सब सरफेस करंट के फॉर्म में भी फ्लो होते हैं। इक्वेटर टू पोल, द पोल टू इक्वेटर इस फैशन में, एंड ये होता है बिकॉज़ ऑफ द salinity and temperature difference। बेसिकली ये होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये जो salinity and temperature है, it affects the density of the sea water, and because of the density difference we have the vertical circulation। जहाँ पे पानी वर्टिकली ऊपर आता है, so that thing is called as the upwelling of the water, ठीक है। एंड जहाँ पे पानी सिंक होता है, so that is called as the downwelling, ठीक है। So downwelling and upwelling, एंड उसके साथ सरफेस के ऊपर भी इस तरीके के सर्कुलेशन होता है वार्म एंड कोल्ड करंट्स के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द ओशन करंट्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। ये जो ओशन करंट्स के इफेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर टाइम मैंने क्वेश्चन आते हैं। मैंने साल के मेंस में भी फिशिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेजर्ट फॉर्मेशन। ये जो कोल्ड ओशनिक करंट्स होते हैं, वी नो दैट ये जो कोल्ड ओशनिक करंट्स होते हैं, तो इन कोल्ड ओशनिक करंट्स की वजह से डेसिकेशन का इफेक्ट होता है, एंड इस डेसिकेटिंग इफेक्ट की वजह से वहां पे डेजर्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल पेरुवियन करंट की वजह से अटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है, वहां पे डेजर्ट फॉर्म होता है बिकॉज़ ऑफ द कैलिफोर्नियन करंट, या कैनेडीज करंट की वजह से सहारा डेजर्ट फॉर्म होता है। तो ये जो डेजर्ट फॉर्म होते हैं बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड ओशनिक करंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट रेन्स। वार्म ओशन करंट्स ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जो यूरोप के वेस्टर्न साइड में आता है, तो वहां पे वार्म वाटर जो होता है, ये वार्म वाटर यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट के अलावा वहां पे सैचुरेट होने लगता है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वार्म ओशनिक करंट मतलब वार्म सरफेस होता है। वार्म सरफेस मतलब टेंपरेचर ज्यादा, प्रेशर कम होता है, तो वहां पे प्रेशर कम होने की वजह से वहां पे ड्रिजल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इवन जो इक्वेटोरियल करंट्स गल्फ ऑफ मेक्सिको में आते हैं, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो रीजन है जहां पे ये फ्लोरिडा वगैरह आता है, तो इस फ्लोरिडा के रीजन में भी वहां पे रेनफॉल होता है, क्योंकि जो
वार्म इक्वेटोरियल करंट्स आता है, तो इक्वेटोरियल वार्म ओशनिक करंट्स की वजह से वहां पे रेनफॉल्स फॉर्म होते हैं, वहां पे ड्रिजल होती है, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। कोल्ड जो करंट्स होते हैं वो ड्राई क्लाइमेट फॉर्म करते हैं, ड्राई वेदर फॉर्म करते हैं, एंड जो वार्म ओशनिक करंट्स होते हैं वो वेट वेदर फॉर्म करते हैं, क्योंकि वार्म सरफेस होता है, वार्म सरफेस मतलब प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम होता है वहां पे, ठीक है। तो इसमें इसकी वजह से दोनों की जो करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स फॉर्म द डेसिकेशन इफेक्ट एंड वार्म करंट्स फॉर्म द रेनी कंडीशंस, ठीक है। Then moderating effect, North Atlantic drift brings warmness to the England, ठीक है। विंटर सीजन में स्पेशली इंग्लैंड या यूरोप का जो नदर हिस्सा होता है ये बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। एंड जब इस रीजन में ये वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट आता है, तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, तो इस वार्म वाटर की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर स्पेशली कोस्टल रीजन में ये मॉडरेट किया जाता है, क्योंकि वार्म करंट कोस्ट के अलोंग फ्लो होने लगता है, तो इसकी वजह से जो चिलिंग कोल्ड होती है वो रिलेटिवली कम होती है, तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट फिशिंग ग्राउंड्स, इसके बारे में हमने देखा था, जहां पे कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिक्स होते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं। हमने देखा था न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है कनाडा का, तो वहां पे वी हैव लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, देन उसके बाद अलोंग द जापानीज कोस्ट वी हैव कोयाल्क्यो कोल्ड करंट एंड कुरोशियो वार्म करंट। तो जब ये कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स मर्ज होते हैं तो उस केस में वहां पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं। नॉर्थ सी में भी हमने देखा था इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं, ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक, ये सारे इंपॉर्टेंट बैंक जो है ये सारे फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे ओशंस में कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स मर्ज होते हैं, तो वहां पे कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस भी मर्ज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी एयर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सरफेस से डिराइव किया जाता है, सरफेस के ऊपर जब कोल्ड करंट है तो इसका मतलब ऊपर कोल्ड एयर होती है, जब ओशन करंट वार्म होता है तो उसके ऊपर वार्म एयर होती है, जब कोल्ड एंड वार्म एयर मिक्स होती है तो वहां पे फ्रंटल सरफेस फॉर्म होता है, एंड फ्रंटल रीजन में वी नो दैट वहां पे रेनफॉल होता है, फॉग फॉर्म होता है, क्योंकि जो कोल्ड एयर है ये कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर चढ़ने लगती है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे फॉगी वेदर फॉर्म होता है, तो जहाँ पे ये मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स होता है वहां पे फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होता है, वहां पे ड्रिजल्स होते हैं, वहां पे फॉगी कंडीशंस होते हैं। ये जो फॉगी कंडीशंस होते हैं दे आर हार्मफुल और डेंजरस फॉर द नेविगेशन, नेविगेशन के लिए फॉग्स डेंजरस होते हैं, ठीक है। Then drizzles, मैंने आपको बताया था, mixing of cold and warm currents create a foggy weather which is harmful for the navigation and it brings drizzle to the region, ठीक है। Then climate के ऊपर warm and rainy climate in tropics and subtropics, जो tropical and subtropical region होता है, for example जहाँ पे ये फ्लोरिडा है या नताल का रीजन है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो टीप है तो वहाँ पे नताल रीजन आता है, तो इस नताल रीजन में या जो फ्लोरिडा का रीजन है यूएस में, तो इस रीजन में वार्म एंड रेनी क्लाइमेट फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल करंट्स। जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं वार्म करंट्स की वजह से वार्म एंड रेनी क्लाइमेट फॉर्म होता है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स इन द सब ट्रॉपिक्स ड्यू टू डेसिकेशन, ये हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट देखा था, ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में जो कोल्ड करंट्स होते हैं तो इनकी वजह से डेसिकेशन होता है, यहाँ पे डिजर्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस भी किया जाता है, ये जो ओशनिक करंट्स होते हैं तो इन ओशन करंट्स की वजह से लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस किया जाता है। इक्वेटोरियल रीजन का जो वार्म वाटर है, इक्वेटोरियल रीजन का वार्म वाटर पोलर रीजन में जाता है एंड पोलर रीजन का कोल्ड वाटर इक्वेटोरियल रीजन में आता है, तो इस वजह से पानी सर्कुलेट किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर यहाँ पे हीट बैलेंस भी किया जाता है। हमने देखा था हीट बजट में जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस होता है उसके लिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या जो एयर में जो सर्कुलेशन होता है विंड्स के फॉर्म में एंड पानी में जो सर्कुलेशन होता है ओशनिक सर्कुलेशन जो करंट्स के फॉर्म में होता है, दे आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स फॉर दिस लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये हमने देखा था 40 डिग्रीज 0 to 40 के बीच में एनर्जी सरप्लस होता है, 40 के बियॉन्ड वी हैव एनर्जी डेफिसिट, सो इसकी वजह से ये सर्कुलेशन जो है इंपॉर्टेंट है। The next, tropical cyclones, the piling of the warm waters in the tropics, which is a major force behind the tropical cyclones. We know that ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं ये इक्वेटोरियल करंट्स क्या करते हैं, ओशंस के ईस्टर्न साइड से जो वार्म सरफेस वाटर होता है वो ओशंस के वेस्टर्न साइड में पाइल अप करते हैं, समझ में आ रहा है। एंड दैट्स द रीजन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर हाईली प्रोन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमने देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द हीट सिस्टम्स जिनके लिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर रिक्वायर्ड होती है, राइट। एंड ये जो मॉइस्ट एंड वार्म एयर होती है ये ओशंस के इक्वेटोरियल रीजन में वेस्टर्न पोर्शन में होती है, क्योंकि वेस्टर्न पोर्शन में जो इक्वेटोरियल करंट्स आते हैं ये इक्वेटोरियल करंट्स ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में ये जो सरफेस वार्म वाटर होता है इसको डिफ्लेक्ट करते हैं एंड ओशंस के वेस्टर्न साइड में ये वार्म वाटर पाइल अप होता है। दैट इज द रीजन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशंस के वेस्टर्न साइड में फॉर्म होते हैं। इफ यू लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सॉरी, तो फ्लोरिडा का जो कोस्ट है तो वहां पे ये मिलते हैं, इवन इंडियन ओशन में भी जो वेस्टर्न साइड होता है ओशन का वहां पे ये मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर पाइल अप होता है। इवन चाइना के अलोंग जापान के अलोंग भी यहाँ पे वार्म ओशनिक करंट, तो उसकी वजह से वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया के अलोंग यहाँ पे वार्म ओशनिक करंट, समझ में आ रहा है। सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन करंट्स एंड द साइक्लोन्स, ठीक है। देन नेविगेशन, ships usually follow routes which are aided by the ocean currents and the winds, ठीक है। Suppose for example एक ship है traveling from Mexico to Philippines, ठीक है। एक ship है which is traveling from Mexico to Philippines, तो जनरली ये जो ship होता है it tries to follow the route of equatorial currents, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट जब जाते हैं तो इसकी वजह से जो ड्रैग होता है ये ड्रैग कम होता है, फ्यूल सेव किया जाता है शिप्स का। तो जनरली जो शिप्स होते हैं ये शिप्स ओशन करंट्स को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओशन करंट्स की वजह से जो ड्रैग होता है ये ड्रैग कम होता है, फ्यूल सेव होता है, ठीक है। जब रिटर्न जर्नी होती है तो जनरली ये रिटर्न जर्नी इस तरीके से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो बट फ्यूल सेव होता है, तो इस वजह से दे आल्सो ट्राई टू फॉलो दिस नॉर्थ पैसिफिक करंट सर्कुलेशन लाइक दिस, ठीक है। सो इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है एंड ये जो नॉर्दर्न साइड में जो सर्कुलेशन होता है क्रोशियो वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से ये फिर रिटर्न जर्नी करते हैं, समझ में आ रहा है। सो इस वजह से ये जो शिप्स होते हैं ये शिप्स रूट्स को फॉलो करते हैं या करंट्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है इट इज अ वार्म ओशनिक करंट, राइट। तो ये वार्म ओशनिक करंट आगे जाके नॉर्वेजियन करंट, नॉर्थ केप
करंट नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे रशिया में मरमांस नाम का एक पोर्ट है, ठीक है। ये जो मरमांस पोर्ट है, ये मरमांस पोर्ट थ्रू आउट ईयर आइस फ्री रहता है, क्योंकि ये जो वार्म वाटर है, ये वार्म वाटर होता है। जनरली ये जो मरमांस पोर्ट है, ये मरमांस पोर्ट आता है आर्टिक सर्कल के अंदर। आर्टिक सर्कल के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये फ्रोजन कंडीशन में होता है विंटर्स में, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस वार्म ओशनिक करंट्स, नॉर्थ अटलांटिक करंट, इसकी वजह से ये आइस फ्री रहता है थ्रू आउट ईयर। तो दिस इज मरमांस पोर्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये जनरली ओशन के वेस्टर्न साइड में क्यों होते हैं, क्योंकि ओशन के वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिक्स में वार्म वाटर होता है। ये वार्म वाटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं। ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स ट्रेड विंड्स की वजह से फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स ओशन का जो सरफेस वार्म वाटर होता है, उसको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं। एंड ओशन के वेस्टर्न साइड में ये वार्म वाटर पाइल अप होता है। एंड ये जो वार्म वाटर है, दिस इज द फूड ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हमने देखा था क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओशन करंट्स, क्लियर, ठीक है। Then next we have this coral reefs. Now, what are these coral reefs? जो coral reefs होते हैं, these coral reefs are nothing but a calcareous rock mark जो फॉर्म होता है because of the calcareous secretion of polyps, ठीक है। ये जो polyps नाम के छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एंड ये जो polyps होते हैं, तो इन polyps के माउथ से कंटिन्यूअसली calcareous secretion बाहर निकलता है। ये जो secretion होता है, ये secretion जब solidify होता है, तो ये rock like mass में कन्वर्ट होता है। तो this cemented calcareous rocky mass is called as the coral reefs, ठीक है। ये जो coral reefs होते हैं, ये coral reefs बेसिकली these are also called as the rainforests of the ocean, ठीक है। क्योंकि ये जो corals होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। If you look at the corals, there are more than 10 lakh species of these corals, and most of them हमने उनको स्टडी भी नहीं किया, ठीक है। So ये जो corals होते हैं, ये corals बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखा रहे हैं। That's the reason they are called as rainforest of the ocean, ठीक है। जो corals होते हैं, ये corals बेसिकली फॉर्म कैसे होता है? ये जो polyps नाम के इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनके साथ सिम्बायोटिकली zooxanthellae नाम की algae रहती है। ये जो zooxanthellae होती है, जैसे लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो उनके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं सिम्बायोटिकली, राइजोबियम वगैरह, ठीक है। नॉस्टैक एनाबेना, देन उसके बाद राइजोबियम होता है लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, ये सिम्बायोटिकली रहता है, ठीक है। तो सिमिलर वे में ये जो पॉलिप्स होते हैं, तो इन पॉलिप्स के साथ साथ ये जो zooxanthellae algae होती है, ये algae रहती है, ठीक है। एंड ये जो algae है, इस algae में अलग-अलग टाइप के कलर्स होते हैं। एंड ये जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स फिर इन कोरल रीफ्स में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जब ये algae जो होती है, ये algae मरती है, तो उस केस में इट इज कॉल्ड एज द कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग होता है, तो उस केस में जो कोरल्स है, ये व्हाइटिश कलर का सिर्फ कैल्केरियस मास फीचर है, सो इट इज कॉल्ड एज द कोरल ब्लीचिंग। समझ में आया? नाउ ये जो कोरल्स होते हैं, स्पेशली ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, तो उनके ग्रोथ के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। कुछ salinity के टेंपरेचर की उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या होती है? They are found mainly in the tropical oceans because they require a temperature between 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। So टेंपरेचर जो है, वो टेंपरेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, जैसे कि 20 to 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेंपरेचर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेकंडली, they do not survive in the deeper waters not more than the 200 to 250 feet because there is a lack of the sunlight and the oxygen। ये जो कोरल्स होते हैं, ये कोरल्स सी सर्फेस से मैक्सिमम 250 फीट तक हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसी रीजन में सनलाइट होती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल होता है पॉलिप्स के सर्वाइवल के लिए, उनकी रेस्पिरेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो zooxanthellae होती है, उसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इस वजह से सनलाइट एंड ऑक्सीजन ये सिर्फ 250 फीट मैक्सिमम वहां तक अवेलेबल होता है। सो ये जो कोरल्स होते हैं, ये मैक्सिमम 200 to 250 फीट तक हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। देन they require clean sediment free water as a muddy water clogs their mouth, ठीक है। ये जो पॉलिप्स होते हैं, ये पॉलिप्स के सर्वाइवल के लिए फ्रेश वाटर क्लीन वाटर जो है, क्लीन वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जो मडी वाटर होता है, तो उसमें जो मड या सेडिमेंट्स होते हैं, सो दैट सेडिमेंट कैन क्लॉग देयर माउथ, ठीक है। जो पॉलिप्स होते हैं, तो उनका माउथ क्लॉग हो सकता है। सो इस वजह से ये जो रिवर्स का माउथ होता है, तो इस रिवर एंड माउथ में ये जो कोरल्स होते हैं, ये कोरल कॉलोनीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कोरल्स होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक सैलिनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। 27 to 30 parts per thousand is the salinity requirement of these corals, ठीक है। ये जो सैलिनिटी है, ये सैलिनिटी 27 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में होनी चाहिए। एंड दैट्स द रीजन, जहां पे रिवर का माउथ होता है, तो रिवर एंड माउथ में ये एब्सेंट होते हैं, बिकॉज रिवर एंड माउथ में फ्रेश वाटर आता है। ये जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है, तो इस फ्रेश वाटर की वजह से वहां पे सैलिनिटी बहुत कम होती है, हमने देखा था सैलिनिटी में। तो उसकी वजह से रिवर एंड माउथ में ये जो कोरल्स होते हैं, ये कोरल्स एब्सेंट होते हैं। रिवर एंड माउथ में सेडिमेंट्स भी होते हैं, इट कैन क्लॉग देयर माउथ, एंड रिवर एंड वाटर में या रिवर एंड माउथ में salinity भी कम होती है, समझ में आया? So fresh water is also injurious, so they are not found along the river mouths. So river mouth में sediments भी होते हैं and fresh water भी होता है। तो इस वजह से ये जो corals होते हैं, ये corals यहाँ पे absent होते हैं, ठीक है। Ocean currents and waves are favorable for the corals because they bring necessary food, ठीक है। जो ocean currents होते हैं या जो waves होते हैं, तो इनकी वजह से पानी चलन किया जाता है, nutrients जो होते हैं, वो nutrients का सप्लाई किया जाता है, एंड इस वजह से ये जो ocean currents होते हैं या जो waves होते हैं, they help in a coral growth, ठीक है। फिर उसके बाद they require extensive submarine platform for the formation of colonies। ये जो corals form होते हैं, तो corals generally form होते हैं along the coast, ठीक है। Suppose एक island है, this is the island, तो इस island का ये जो हिस्सा है 250 फीट तक का, तो इस रीजन में आपको corals मिलेंगे, क्योंकि कोरल के ग्रोथ के लिए नीचे प्लेटफॉर्म चाहिए, एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म चाहिए। ये प्लेटफॉर्म मिलता है इस वजह से, ठीक है। जो आइलैंड्स का जो सबमर्ज हिस्सा होता है, तो वहां पे ये प्लेटफॉर्म मिलता है, एंड यहाँ पे ये फिर कोरल की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से होने लगती है, समझ में आया? सो दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कोरल ग्रोथ।
कोरल जो फॉर्म होते हैं मैंने आपको बताया था, ये पॉलिप जो इंसेक्ट्स होते हैं तो उनके माउथ से कैल्केरियस सिक्रीशन निकलता है। यस, तो ये क्लॉक होता है। द नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ द कोरल्स। Corals are also found due to dead end remains of the ocean. सेडिमेंट्स ऑफ द, मतलब मिश्रा बना था सेवन के remains of the ocean. तो वहां पे सेडिमेंटेशन हो सकता है, बट कोरल जो है वो बेसिकली फॉर्म होते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस कैल्केरियस सिक्रीशन। यहाँ रॉक लाइक मास होता है। सी कोरल्स मतलब यू माइट हैव सीन, तुम्ही ते आणखी पण घालता होगा, रेड कलरचा स्टोन असतो पाहिलं का, पोळा पोळा म्हणतात बघा त्याला। पोळा इज नथिंग बट दिस कोरल, इट्स अ रॉक, इट्स अ प्रॉपर रॉक, कैल्केरियस रॉक। ठीक है, रेड कलर का स्टोन होता है, चांदी वाले घालतात है। ठीक है, सो ये जो कोरल्स होते हैं ये प्रॉपर एक हार्ड रॉक का हिस्सा होता है, जो आप बोल रहे हो कि वहां से सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, वो भी रॉकी होता है, बट ये जो कोरल्स होते हैं बहुत जैसे इग्नियस रॉक्स होते हैं उस तरीके से होते हैं, हार्ड रॉक हिस्सा होता है। ठीक है, सेडिमेंट फ्री क्लीन वाटर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसके साथ सेडिमेंट्स आएंगे, बट सेडिमेंट जो रिवर्स के साथ जितने सेडिमेंट्स आएंगे उतने ओशन करंट से नहीं आएंगे। सर्कुलेशन होना चाहिए, और पॉलिप्स के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे कहां से, जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होता है वहां पे तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम होने चाहिए, कम होते जाएंगे। तो वाटर में सर्कुलेशन तो होना चाहिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ। ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, जो ओशन करंट का सर्कुलेशन होता है, सिर्फ ओशंस में होता है, बट रिवर से जो पानी आता है वो बाहर से आता है, वो सेडिमेंट्स लाता है, डेल्टास फॉर्म होता है, रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, इतने सेडिमेंट्स ओशन करंट्स में नहीं होते। ठीक है, सॉरी, जूज़ व्हाट इज द रूल? जो कलर्स होते हैं, सी अलगी का कलर होता है, ये जो जूज़ इज अलगी, ये पॉलिप्स के साथ रहती है। ठीक है, ये जो पॉलिप्स होते हैं इनको, ये पॉलिप्स जो होता है, पॉलिप जो होते हैं एक्ट एज अ होस्ट फॉर दिस जूज़। ठीक है, जो जूज़ है, ये जूज़ फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद तुम्हें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स का एक कलर होता है अलग अलग टाइप का। जब ये जूज़ होती है तो ये सारे व्हाइटिश कलर में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कलर गायब होता है, पीछे से कैल्केरियस मास रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो जूज़ होती है इसका रोल भी कुछ नहीं, ये कलर इंपार्ट करती है कोरल्स को। ठीक है, ठीक है, yes, they make food for corals, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं। ये जो है वहां पे मिनरलाइजेशन, हम एक टर्म यूज करते हैं, मिनरलाइजेशन इज व्हाट, कि किसी भी न्यूट्रन का अवेलेबल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट इज अ फॉर्म, जो ये फॉर्म जो होता है इस फॉर्म को हम बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट या नाइट्राइट में किया जाता है, स्पेशली जो सिंपलर फॉर्म होता है सो होता है नाइट्रेट। तो जो जूज़ होती है, ये जूज़ जो कोरल्स का, जो पॉलिप्स का जो फूड होता है कैल्शियम वगैरह, तो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एंड इन रिटर्न ये जो पॉलिप्स होते हैं इनको होस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, उनको शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओशन करंट्स मध्ये नसतात रे, ओशन करंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्क्युलेटिंग द न्यूट्रिएंट्स। ट्रॉपिक्स मध्ये होतात ओशन, सी इथे फॉर्म होतात, हे सगळे कोरल्स रिजन आहे, या रिजन मध्ये कोरल्स फॉर्म होतात। ठीक है, ओशन करंट्स हेल्प होते, ओशन करंट जिथे असतात तिथे कोरल्स नसतात। पहिलं स्टेटमेंट होतं, इट आर फाउंड मेनली इन द ट्रॉपिकल ओशन, करंट्स हायर लॅटिट्यूड मध्ये पण असतात मग। ठीक, बोला काय काय, zooxanthellae is algae, zooplanktons are the floating animals, zooplankton, phytoplankton are the floating vegetation। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ्स, ये जो कोरल रीफ्स है इनके मेजरली हम 3 टाइप्स करते हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर these फ्रिंजिंग रीफ? They grow directly from the shore and they are located very close to the land and often form a shallow lagoon between the beach and the reef। अब ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं, ये फ्रिंजिंग रीफ कैसे फॉर्म होता है एक्चुअल में आप देखोगे तो ये कोरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी श्योर आइडिया हमारे पास नहीं है। देयर आर वेरियस थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, देयर आर सम सब्सिडेंस थ्योरीज, देयर आर सम ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरीज। ठीक है, तो उसमें से सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है सब्सिडेंस थ्योरी। ये सब्सिडेंस थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो बीच वाला आइलैंड है, जिस आइलैंड के रीजन में कोरल्स फॉर्म होते हैं, ये आइलैंड धीरे धीरे सबसाइड होते चला जाता है एंड उसके ऊपर ये कोरल की जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी धीरे धीरे ग्रो होती चली जाती है, एंड इस वजह से ये तीनों भी जो टाइप्स के कोरल्स है ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इनिशियल फेज में क्या होता है, देखो सबसे फर्स्ट वी हैव इज अ फ्रिंजिंग रीफ। नाउ व्हाट इज दिस फ्रिंजिंग रीफ? फ्रिंजिंग रीफ मतलब यहाँ पे सपोज एक आइलैंड है, ठीक है, एंड इस आइलैंड का ये जो प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म पे अब धीरे धीरे कोरल की कॉलोनी ग्रो होने लगती है लाइक दिस। ठीक है, सो इफ दिस इज अ प्लेटफॉर्म, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोज दिस इज अ वाटर लेवल, तो इस वाटर लेवल के ऊपर यहाँ पे अब इस तरीके से कोरल की कॉलोनी ग्रो होने लगती है। सो दिस रीफ इज कॉल्ड एज द फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, इनिशियली बीच में एक आइलैंड है एंड इस आइलैंड के सराउंडिंग रीजन में अब धीरे धीरे कोरल की कॉलोनी ग्रो होने लगती है। सो इनिशियल स्टेज ऑफ दिस कोरल कॉलोनी इज कॉल्ड एज द फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है, वी हैव अ बैरियर रीफ। बैरियर रीफ कब फॉर्म होती है, जब बीच में जो आइलैंड है, ये आइलैंड अब सबसाइड होने लगता है, ये आइलैंड अब सबसाइड हो रहा है। देखो सेकंड केस में जब बैरियर रीफ फॉर्म हो रही है, तो इस केस में ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड सबसाइड हो चुका है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो बीच में जब आइलैंड सबसाइड होता है, तो उस केस में ये जो कोरल की कॉलोनी है, ये कोरल की कॉलोनी और ज्यादा ग्रो होती है। ये जो येलोइश कलर का हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा कोरल का हिस्सा है। ठीक है, जैसे जैसे आइलैंड सबसाइड होते चला जाता है, तो
उस केस में जो कोरल की कॉलोनी है ये ग्रो होने लगे एंड उसका कुछ हिस्सा अब यहाँ पे पानी के बाहर दिखाई देने लगता है लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर रीफ। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द बैरियर रीफ। ठीक है, इफ दिस इज आइलैंड तो इस आइलैंड से इस तरीके से ये दिखाई देने लगती है। ठीक है, सो ये जो पूरा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर रीफ एंड ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये सबसे लार्जेस्ट रीफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रेट बैरियर रीफ है अलोंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट, तो इस ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ईस्टर्न साइड में वी हैव द ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रीफ कंसीडर की जाएगी व्हिच रन्स इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2000 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, तो ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट की अलोंग ये फ्लो होती है क्वींसलैंड के अलोंग, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड एज द बैरियर रीफ। कोई भी जो आइलैंड है या जो कोस्टल रीजन है तो उसके सराउंडिंग रीजन में क्या वी हैव द बैरियर रीफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, third case में we have the formation of atolls. Now what are these atolls? Atolls are roughly circular oceanic reef systems surrounding a large central lagoon. For example, Fiji atoll, even Lakshadweep atoll. Atolls are what? Atolls के केस में क्या होता है कि बीच में जो आइलैंड होता है ये आइलैंड कंटिन्यूअसली सबमर्ज होता रहता है एंड देयर विल बी अ टाइम ये आइलैंड पूरी तरीके से नीचे चला जाता है एंड उसके ऊपर ये कोरल की कॉलोनी ग्रो होती है एंड इस केस में बीच में एक लगून फॉर्म होता है, एक छोटा सा लेक फॉर्म होता है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द अटोल। ठीक है, सो दिस इज द अटोल। फर्स्ट केस में देखो बीच में आइलैंड था, सेकंड केस में ये आइलैंड अब सबमर्ज हो रहा है एंड थर्ड केस में ये आइलैंड टोटली यहाँ से गायब होता है, टोटली सबमर्ज होता है पानी के नीचे। तो इस केस में रीफ जो होते हैं या जो कोरल्स होते हैं एक एनुलर फैशन में या रिंग के फैशन में यहाँ पे सिर्फ दिखते हैं एंड बीच में एक लगून फॉर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज अ अटोल। समझ में आ रहा है? इस स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 ग्रो होते चले। ठीक है, इनिशियली वी हैव अ फ्रिंजिंग रीफ। सिर्फ ये जो कोरल कॉलोनीज होते हैं ये कोस्टल रीजन में जो भी कुछ आइलैंड का हिस्सा है या जो कोस्टल रीजन है जो पानी के अंदर सबमर्ज है तो यहाँ पे ये फ्रिंज करते हैं, तो दीस आर कॉल्ड एज द फ्रिंजिंग रीफ्स। धीरे धीरे बीच में जो आइलैंड होता है या जो लैंड का हिस्सा होता है ये सबमर्ज होते चला जाता है, ये कोरल की कॉलोनी ग्रो होने लगती है। सो क्या वी हैव द बैरियर रीफ। थर्ड केस में आइलैंड टोटली नीचे चला जाता है एंड ये जो पूरा आइलैंड का सेंट्रल पोर्शन होता है सो दैट कन्वर्ट्स इनटू लगून। क्या यहाँ पे एक लेक फॉर्म होता है एंड उस लेक के सराउंडिंग रीजन में एक सर्कुलर रिंग फॉर्म होती है कोरल्स की व्हिच इज कॉल्ड एज द अटोल। समझ में आ रहा है? लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप कहाँ था? कोरल आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप में बहुत सारे आपको अटोल्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो व्हिच रीजन आइलैंड गेट्स सबसाइड, वेरियस रीजंस की वजह से आइलैंड सबसाइड होते हैं। जो थ्योरी है डार्विन की जो थ्योरी है सबसाइडिंग कॉन्टिनेंट की थ्योरी कंसीडर की जाती है इसको कोरल रीफ के फॉर्मेशन की तो एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से ये सबसाइड होता है ऐसा बोला जाता है। या दूसरे केस में जो वाटर लेवल राइज होती है तो वाटर लेवल राइज की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाटर लेवल राइज होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल राइज होती है, उस वजह से जो आइलैंड है ये आइलैंड सबमर्ज होते हैं। तो ये अलग-अलग थ्योरीज है। ठीक है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ये सबसिडेंस थ्योरी, इसमें बीच वाला जो आइलैंड का हिस्सा है ये सबसाइड होता है मे बी एंडोजेनेटिकली या मे बी जो सी लेवल राइज होती है पॉजिटिव सी लेवल राइज। पॉजिटिव सी लेवल राइज मतलब सी लेवल विल राइज, नेगेटिव सी लेवल मतलब सी लेवल विल फॉल। ठीक है, सो पॉजिटिव सी लेवल राइज या पॉजिटिव सी लेवल एंड देन उसके बाद जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं इनकी वजह से आइलैंड बीच में सबसाइड होते चला जाता है। ठीक है, क्लियर? तो देखो तब फ्यूचर में आप देखो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज एक अटोल फॉर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे ये जो अटोल है तो इस अटोल का भी इरोजन होता है यानी यहाँ पे बीच में एक छोटा सा आइलैंड फॉर्म होता है जो कोरल्स की वजह से फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं अटोल आइलैंड। ठीक है, आइलैंड अटोल होता है, अटोल आइलैंड होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके, पारोस होते हैं, अलग अलग पिनाकल्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। ठीक है, आइलैंड अटोल एंड अटोल आइलैंड। अटोल आइलैंड मतलब बीच में जो आइलैंड फॉर्म होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द अटोल्स। ठीक है, जो बीच में सिर्फ एक आइलैंड है, सपोज ये जो थर्ड केस है यहाँ पे देखो बीच में आइलैंड है एंड साइड में यहाँ पे कोरल रीफ्स है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द अटोल आइलैंड, सॉरी आइलैंड अटोल, सॉरी आइलैंड अटोल। जब अटोल आइलैंड होता है तो अटोल आइलैंड के केस में बीच में जो आइलैंड फॉर्म होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द सराउंडिंग रीफ। जो सराउंडिंग रीफ होती है उसका इरोजन होता है एंड ये बीच में सेडिमेंट होता रहता है कंटीन्यूअसली बिकॉज ऑफ द वेव्स, तो बीच में एक छोटा सा आइलैंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये थर्ड केस होती है। द नेक्स्ट वी हैव इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स। जो कोरल्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम होती है। ठीक है, जो कोरल्स की ग्रोथ होती है तो उनके लिए जो टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होती है ये हमने देखा था, टेंपरेचर रिक्वायर्ड इज समवेयर बिटवीन 20 टू 21 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेंपरेचर की रेंज होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है इन कोरल्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब टेंपरेचर राइज होता है या टेंपरेचर फॉल होता है तो उस केस में ये जो कोरल है ये कोरल ब्लीच होने लगते हैं, ये जो जूस अंडरलाइन है ये जूस अंडरलाइन बनने लगती है। ठीक है, इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीस कोरल्स तो वर्ल्ड में आप देखोगे तो मेजरली ये जो कोरल्स है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जो कोरल्स है ये कोरल्स वेस्टर्न पैसिफिक का हिस्सा एंड जो इंडियन ओशन का जो हिस्सा है यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मेजरली ये जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल रीजन है ये एक मेजर एरिया है एंड देन उसके बाद ये जो लक्षद्वीप से लेकर मालदीव से मादागास्कर तक का जो रीजन है यहाँ पे मेजरली हमें कोरल कॉलोनीज दिखाई देती है या कोरल रीफ्स दिखाई देने लगती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोरल्स जो होते हैं ये कोरल्स ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं, ये हायर लैटिट्यूड्स में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, मे बी एग्जाम में आपको कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है या कोरल्स के ब्लीचिंग के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है। कोरल का ब्लीचिंग क्यों होता है उसके रीजंस एक्सप्लेन करो एंड ये मेजरली किस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मे भी आपको पूछा जा सकता है। सिर्फ दो तीन चीजें दिमाग में रखो। पहली बात कोरल जो है ये कोरल्स आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेंगे। सो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है वर्ल्ड मैप आपको ड्रॉ करना है, सिर्फ ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इस ट्रॉपिकल रीजन को हाईलाइट करना है। बट रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है तो इस ट्रॉपिकल रीजन के वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट्स है, इन कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर में आपको कोरल रीफ नहीं मिलेगी। कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे आपको कोरल्स नहीं मिलेंगे। Here we don't have the corals, here we don't have the corals, here we don't have the corals. Why? Cold oceanic currents. Remember this point. It's not necessary कि सारी चीज आपको रखनी है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इस मैप में भी देखो। यहाँ पे कोरल्स हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वेनेजुएला करंट है, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ पे पेरुवियन करंट है, ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पे कैमरीज करंट है। तो इस वजह से यहाँ पे इस रीजन में हमें कोरल्स नहीं दिखाई देते। कोरल जो है जनरली ट्रॉपिक्स में ही होते हैं, बट ये जनरली वेस्टर्न पोर्ट में नहीं होते, ईस्टर्न शोर पे होते कॉन्टिनेंट से। ठीक है। Now, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरल ब्लीचिंग के केस में क्या होता है, ये जो कोरल्स होते हैं, तो ये कोरल्स सपोज दिस इज द ओरिजिनल कोरल, बट इसमें जब ब्लीचिंग होता है, तो ब्लीचिंग के केस में बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीजंस ये जो जूस अंडरलाइन होती है, जो पॉलिश होते हैं, वो धीरे-धीरे मरने लगते हैं, एंड ये पीछे से कैल्शियम का व्हाइटिश रॉक मास पीछे रहता है। तो दिस व्हाइटिश रॉक मास इज कॉल्ड एज द कोरल ब्लीच्ड कोरल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। अब ये कोरल ब्लीचिंग जो है, ये क्यों होती है? क्यों? हाँ, ये ईस्टर्न साइड पे क्यों होता है? वार्म ओशनिक करंट्स होते हैं। वेस्टर्न साइड में क्यों नहीं होते, आप बताओ? कोल्ड ओशनिक करंट। ठीक है ना। कॉजेस ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, फर्स्ट वी हैव द टेंपरेचर चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो कोरल्स होते हैं, ये टेंपरेचर को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी जो रेंज होती है 20 to 21 डिग्री सेल्सियस, बहुत सेंसिटिव रेंज होती है। जब कभी भी टेंपरेचर राइज होता है, तो उस केस में ये जो कोरल ब्लीचिंग प्रोसेस है, ये एनहांस होते हैं। ठीक है। राइट नाउ अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का भी टेंपरेचर राइज हो रहा है, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस राइजिंग टेंपरेचर, ये जो कोरल ब्लीचिंग है, वो पिछले कुछ 25-30 सालों में बहुत रैपिडली ब्लीचिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है। ये जो कोरल ब्लीचिंग होता है, तो उसको हम अलग-अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग होता है, देन मॉडरेट ब्लीचिंग होता है, या सीवियर ब्लीचिंग होता है, देन उसके बाद अनअफेक्टेड कोरल्स होते हैं। जब 90% से ज्यादा कोरल ब्लीच्ड आउट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स का कुछ रीजन है, देन उसके बाद लक्षद्वीप का रीजन है, मडागास्कर का जो रीजन है, जहां पे अलग-अलग रीजंस की वजह से ब्लीचिंग होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो रीजन है मालदीव्स या इवन फॉर दैट सेक गल्फ ऑफ खंबात का वगैरह का जो रीजन है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीचिंग हो रहा है, क्योंकि वो जो रीजन है, वहां से ऑयल ट्रेडिंग किया जाता है। जो ऑयल स्पिलेज होता है, तो ऑयल स्पिलेज की वजह से ओशंस के सरफेस के ऊपर ऑयल का लेयर फॉर्म होता है। जो ओशन सरफेस के ऊपर ऑयल का लेयर फॉर्म होता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया जाए, तो इस वजह से कोरल ब्लीचिंग होता है। तो अलग-अलग रीजन में अलग-अलग रीजंस की वजह से ब्लीचिंग होता है। जो 90% से अबव होता है, इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग। सीवियर ब्लीचिंग इज व्हाट, समवेयर 70-75% से ज्यादा ब्लीचिंग होता है, तो इट इज कॉल्ड एज सीवियर ब्लीचिंग। 50 to 60% होता है, इज कॉल्ड एज द मॉडरेट ब्लीचिंग। जब उससे कम होता है या 20-30% से कम होता है, सो इसको हम लेस ब्लीचिंग या कभी-कभार अनअफेक्टेड रीजन ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है। ब्लीचिंग जब होता है, दैट डज नॉट मीन कि ब्लीचिंग मतलब यहाँ पे ये पूरा परमानेंटली डैमेज होता है। जब ब्लीचिंग होता है, तो ब्लीचिंग के बाद ये फिर रीजनरेट हो सकते हैं। जो कोरल्स होते हैं, ये रीजनरेट भी हो सकते हैं, धीरे-धीरे फिर ये ग्रो करने लगते हैं, ये रीजनरेट होता है। बट ये जो रीजनरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, ये ऑलमोस्ट 80 to 100 ईयर्स का होता है। तो जिस पेस से हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, तो उस पेस से रीजनरेशन नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? रीजनरेशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट कोरल ब्लीचिंग या जो कोरल का जो स्ट्रेंथ होता है, ये अच्छा होता है, क्योंकि इनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। बट जब ये एक्सेसिव होता है, तो उनको रीजनरेशन के लिए टाइम लगता है, एंड ये टाइम इट कैन वैरी बिटवीन 80 to 100 ईयर्स। सो कोरल जब रीजनरेट होते हैं, तो ये 80 to 100 ईयर्स में धीरे-धीरे रीजनरेट हो सकता है। ठीक है। नो, फर्स्ट कॉज हमने देखा था टेंपरेचर चेंज, क्योंकि ये टेंपरेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। द नेक्स्ट ओशन एसिडिफिकेशन। जो ओशन में एसिडिफिकेशन होता है, तो सी जनरली ये जो कोरल्स होते हैं, ये कैल्केरियस रॉक मास फॉर्म करते हैं। तो इफ यू लुक एट देयर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, तो ये बाय नेचर बेसिक होते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, सुना आपने पर्टिकुलर लाइम मस्ट होगा, बाय नेचर इट्स अ बेसिक थिंग। ठीक है। जब एसिडिसिटी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली उनकी जो कैल्सीफाइंग एबिलिटी होती है, वो कैल्सीफाइंग एबिलिटी कम होती है। ठीक है। ये जो कोरल्स होते हैं, तो इन कोरल्स में जो एसिडिफिकेशन या ओशन में जब एसिडिफिकेशन होता है, तो कोरल्स की जो कैल्सीफाइंग एबिलिटी होती है, ये धीरे-धीरे कम होने लगती है, क्योंकि कोरल जो होते हैं वो बाय नेचर बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। समझ में आ रहा है? ओशंस में जब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं या अलग-अलग पोल्यूटेंट्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट आता है, तो इसकी वजह से ओशन में धीरे-धीरे एसिडिसिटी बढ़ती चली जाती है। जब ओशंस की एसिडिसिटी बढ़ती है, तो कोरल्स की जो कैल्सीफाइंग एबिलिटी होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। ठीक है। द नेक्स्ट सब एरियल एक्सपोजर। सब एरियल एक्सपोजर मतलब क्या, कि अचानक से जो वाटर लेवल ड्रॉप होती है, तो ये जो कोरल कॉलोनीज होती है, वो डायरेक्टली सन को एक्सपोज होती है, एंड ये जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, दैट डायरेक्ट सनलाइट इज हार्मफुल फॉर द कोरल्स। ठीक है। सो ड्यू टू एक्सट्रीम लो टाइड्स या एल निनो या एनसो रिलेटेड सी लेवल ड्रॉप्स या टेक्टोनिक अपलिफ्ट्स की वजह से जब ये सब एरियल एक्सपोजर होता है, सब एरियल एक्सपोजर मतलब क्या, जो कोरल्स होते हैं पानी के अंदर होते हैं, राइट, सो दे आर बिलो द वाटर लेवल। ठीक है। कभी-कभार अचानक से जब वाटर लेवल ड्रॉप होती है, तो ये जो पूरी कोरल की कॉलोनी होती है, वो सनलाइट को एक्सपोज होती है। जब ये डायरेक्टली सनलाइट को एक्सपोज होती है, तो वहां पे डैमेज होता है। ठीक है। तो मेरी जब एल निनो जैसी कंडीशन होती है, तो ओशंस में हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन वेरी करती है। ठीक है। तो उस केस में वाटर लेवल कम हो सकती है, या जो एक्सट्रीम लो टाइड्स आती है, जब सुनामी भी आती है, तो सुनामी के केस में, जब सुनामी इनिशियली आती है, देखो, तो सुनामी के केस में इनिशियल स्टेजेस में पानी जो होता है, वो पानी रिट्रीट होता है टुवर्ड्स द ओशन। जब सुनामी इनिशियली आती है, तो सबसे पहले जब सुनामी की वार्निंग जो होती है, वो वार्निंग इस तरीके से होती है कि जो पानी होता है ओशन का, ये रिट्रीट होता है टुवर्ड्स द ओशन। जब ये फिर बाद में उस पे आता है, ये बहुत बड़े साइज में आता है, सो दैट इज सुनामी। तो सुनामी के केसेस में या कभी-कभार एक्सट्रीम लो टाइड्स आते हैं, या टेक्टोनिकली वो रीजन अपलिफ्ट किया जाता है, तो डायरेक्टली सनलाइट को एक्सपोज किया जाता है, तो उस केस में भी वहां पे कोरल ब्लीचिंग होता है। ठीक है। द नेक्स्ट फ्रेश वाटर डाइल्यूशन मे बी ड्यू टू स्टॉर्म जनरेटेड प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ। जब फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है, सी जब कोस्टल रीजन में
स्टॉर्म जनरेट होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। तो हमने देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, एयर जो होती है वो स्ट्रांगली ऊपर जाती है, वहां पे कंडेंस होती है, वहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आते हैं। उन क्लाउड से जो रेनफॉल होता है वो जनरली फ्रेश वाटर होता है। जब किसी भी रीजन में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टैग्नेंट होता है तो उस केस में कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर रेनफॉल के फॉर्म में नीचे गिरता है। ये जो फ्रेश वाटर होता है, अगेन ये फ्रेश वाटर हार्मफुल होता है, क्योंकि कोरल्स की ग्रोथ के लिए सलाइन वाटर चाहिए, जिसकी सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, 27 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड। सो उनके लिए सलाइन वाटर रिक्वायर्ड है जो 27 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास हो, ठीक है। दूसरे केस में रन ऑफ भी हो सकता है। जब कोस्टल रीजन में सपोज कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टैग्नेंट होता है, तो कोस्टल रीजन में कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है। जब कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, क्लाउड बर्स्ट भी जिसको हम बोलते हैं, तो जब क्लाउड बर्स्ट होता है, कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा इरोजन होता है सॉइल का, क्योंकि एक ही जगह पे कंटिन्यूसली डाउनपोर होता है रेनफॉल का, तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के बाद ये जो रन ऑफ वाटर होता है, तो रन ऑफ वाटर में सेडिमेंट्स बढ़ते हैं, ये सेडिमेंट्स फिर ओशन वाटर में आते हैं, दे कैन क्लॉग देयर माउथ्स, समझ में आया? तो ये भी एक रीजन है। तो सी सिर्फ रेनफॉल ये एक फैक्टर नहीं होता, बाकी के भी सारे फैक्टर्स होने चाहिए, तब वहां पे कोरल की कॉलोनीज बनेंगे। रेनफॉल इज वन ऑफ द फैक्टर कि जिसकी वजह से इनका लोकेशन अफेक्ट होता है। तो उस हिसाब से बोला है तो जहां पे इक्वेटर है तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक लाइन होनी चाहिए कि जहां पे कोरल्स नहीं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो रेनफॉल होता है ये रेनफॉल भी वेरी करता है, बिकॉज आईटीसी जब नॉर्थवर्ड साउथवर्ड शिफ्ट होता है, एग्जैक्टली 0 डिग्री में रेनफॉल नहीं होता ना, वो भी वेरी करता है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसी, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूट्रोफिकेशन? व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? why there is a depletion of oxygen level? Lots of animals. Sedimentation का मतलब algal bloom होता है। अच्छा, बर्मा, राइट। सी यूट्रोफिकेशन इज व्हाट, कि जब हम किसी भी वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री इफ्लुएंस डालते हैं और अलग अलग टाइप के हम सेडिमेंट्स डालते हैं, तो उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है। तो ये जो ओवर न्यूट्रिशन होता है पानी में, तो इस न्यूट्रिशन की वजह से जो अलगी होती है, ये ब्लूम करती है, उसका नंबर बढ़ता है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में, उनका नंबर बढ़ता है। तो जिनका नंबर ज्यादा बढ़ेगा उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है वो यूज किया जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है पानी में वो ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस केस में जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बढ़ती है। समझ में आया? पानी में जो ओवर न्यूट्रिशन किया जाता है, ओवर न्यूट्रिशन इज व्हाट, जब हम एक्स्ट्रा इफ्लुएंस डालते हैं, इंडस्ट्री से इफ्लुएंस निकलते हैं, सेडिमेंट्स निकलते हैं, तो इनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं पानी में। जब पानी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो वहां पे अलगी की ग्रोथ होती है, अलगल ब्लूम जिसको हम बोलते हैं, तो अलगी की ग्रोथ बढ़ती है। अलगी की ग्रोथ बढ़ेगी तो वहां पे ये जो अलगी होती है, जो मरीन प्लांट्स होते हैं, वाटर हाइसिन्स वगैरह होते हैं, देखो ये जो वाटर हाइसिन्स होते हैं, अलगी होते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन इन द वाटर। जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो यूज किया जाता है। तो उस केस में जो रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिमेनिंग जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होती चली जाती है। तो ये जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बढ़ती है। समझ में आया? ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है? लोअरिंग ऑफ द कोरल रेजिस्टेंस एंड द ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू द डिसीजेस। कोरल्स का जो न्यूट्रिशन है, ये इवन ह्यूमन बॉडी में भी देखो, न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ओवर न्यूट्रिशन आपको मिलेगा तो आप ओबेस हो गए, तो इम्यूनिटी कम होती है। समझ में? जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो उस केस में भी हमारी न्यूट्रिशन जो इम्यूनिटी होती है वो ड्रॉप होती है। सेम गोज विद द कोरल्स। जब यूट्रोफिकेशन होता है, जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स पानी में ऐड किए जाते हैं, तो उस केस में इनका जो नेचुरल रेजिस्टेंस होता है या नेचुरल इम्यूनिटी होती है कोरल्स की या जो पॉलिप्स की, वो कम होने लगती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो उस केस में जो अलग अलग डिसीजेस होते हैं, ब्लैक बैन डिसीज, एस्परजिलोसिस, कोरल्स का प्लेग भी होता है, तो अलग अलग जो डिसीजेस होते हैं, तो इन डिसीजेस का इन्फेस्टेशन बढ़ता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन वी हैव द xenobiotics. Xenobiotics is what, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब कोई भी फॉरेन केमिकल प्रेजेंट होता है, सो दैट केमिकल इज कॉल्ड एज द xenobiotics. ठीक है। xenobiotics is what, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो फॉरेन केमिकल ऐड किया जाता है या फॉरेन केमिकल प्रेजेंट होता है, सो दैट केमिकल इज कॉल्ड एज द xenobiotics. ठीक है। जब ओशंस में हम अलग अलग केमिकल कंटामिनेंट्स डालते हैं, जैसे प्रॉपर हर्बिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऑयल का स्पिलेज होता है, तो इस वजह से ये जो xenobiotics होते हैं, इनका परसेंटेज कोरल्स के या पॉलिप्स के बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द xenobiotics. xenobiotics इज व्हाट, तो कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल का परसेंटेज किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द xenobiotics. फॉर एग्जांपल, इवन देखो हमारा जो फूड वेब होता है, जो फूड चेन होती है, तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स लेवल में ऊपर चले जाते हैं, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में बायो एक्युमुलेशन होते चला जाता है अलग अलग पेस्टिसाइड्स का। डाइक्लोफेनाक की आइडियल केस देखो, यू मस्ट हैव रेड दैट आर्टिकल, केरला में जो डाइक्लोफेनाक जो यूज किया जाता है प्लांटेशंस में, जो रबर प्लांटेशंस होते हैं या जो स्पाइसेस का प्लांटेशन होता है, तो उसके लिए वहां पे ये डाइक्लोफेनाक या सॉरी गलत नहीं, हां एक पेस्टिसाइड है ग्लाइफोसेट, तो हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट इज हर्बिसाइड है, दूसरा पेस्टिसाइड है, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। वो पेस्टिसाइड जो है वो रेगुलरली यूज किया जाता था। कुछ सालों बाद ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि वहां पे जो वल्चर्स मिलने लगे, तो उन वल्चर्स की बॉडी में वो जो पेस्टिसाइड है उसके रेमेनेंट्स मिलने लगे। ठीक है। सो बायो मैग्निफिकेशन इसको हम बोलते हैं। अलग अलग ट्रॉपिक्स जो लेवल होती है फूड चेन में, जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो ये जो कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। जब हम कंटामिनेंट्स डालते हैं एग्रीकल्चर में, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, वो फूड चेन में एंटर करते हैं। फूड चेन में जैसे जैसे वो एंटर करते हैं तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बायो एक्युमुलेशन.
देन कोरल के डिसीजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक बैंड, व्हाइट बैंड, कोरल का प्लेग होता है, स्पेरुलोसिस होते हैं। जब डिसीजेस का स्प्रेड होता है तो वो जो एरिया की जो कोरल कॉलोनी होती है वो धीरे 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 ब्लीच होने लगती है, ठीक है। यस, जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है उसमें, जब ये जेनेटिक मेकअप के साथ इंटरफेयर करता है तो उस केस में वहां पे क्या बोलते हैं उसको, सडन चेंजेस होते हैं जेनेटिक मेकअप में। व्हाट इज दैट कॉल्ड? म्यूटेशन होता है, वहां पे म्यूटेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरल्स। व्हाट इज एनसो? ओह माय गॉड, व्हाट इज एनसो? एल नेबर सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, ये हमने देखा था मॉनसून में। देन नेक्स्ट, कोरल के बारे में सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शनल के लिए काम की, नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन जीएस। देन नेक्स्ट, जो लॉ ऑफ सी है, या गिवन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, इसके बारे में स्टडी है। इस डायग्राम को ड्रॉ करो। वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी कुछ पोस्ट का रीजन अवेलेबल होता है, वहां पे जो मरीटाइम, हाँ,
of the sea. Now, what is this law of the sea? Uh, जो कोस्टल कंट्रीज होते हैं, तो इन कोस्टल कंट्रीज में जो भी कुछ पोर्ट का रीजन अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो मैरीटाइम या जो मरीन एक्टिविटीज होती है, तो वो रेगुलेट की जाती है यूएन के कन्वेंशन से. तो दैट कन्वेंशन इज कॉल्ड एज द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो 3 बार साइन हुआ था अपडेट करके. जो लास्ट वाला है वो है 1982 का. तो ठीक है, तो ये जो यूएन कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो 1982 का है, ये प्रेजेंटली पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ मरीन एक्टिविटीज होती है, जो मैरीटाइम एक्टिविटीज होती है कोस्टल कंट्रीज की, तो उनको रेगुलेट करती है. ठीक है, अंडर दिस कन्वेंशन कोस्टल रीजन जो है वो कोस्टल रीजन अलग अलग जोन्स में हमने डिवाइड किया है. ठीक है, अब उसमें फर्स्ट वी हैव इज इंटरनल वाटर. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल वाटर? इंटरनल वाटर मतलब किसी भी कंट्री के जो लैंड के सीवर्ड जो प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इन लैंड के सीवर्ड जो प्रोजेक्शंस होते हैं, इन प्रोजेक्शंस को कनेक्ट करने वाली जो हाइपोथेटिकल लाइन होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन. ठीक है, सपोज एक कंट्री है, इस तरीके से उसकी कोस्टल रीजन या उसका लैंड का हिस्सा है, तो ये जो मैक्सिमम जो सीवर्ड एक्सटेंशंस होते हैं, तो उनके जो सारे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन. इस बेस लाइन के अंदर ये जो पानी होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल वाटर, या इसको हम सॉवरेन वाटर भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें बेस, गल्फ वगैरह सारी रीजन यहाँ पे आते हैं. ठीक है, इवन इंक्लूडिंग जो लेक्स होते हैं कोस्टल रीजन में, ये भी यहाँ पे इंटरनल वाटर में हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, किसी भी कंट्री का जो सॉवरेन रीजन होता है, इसके ऊपर सॉवरेन राइट्स होते हैं. यहाँ पे वो जो कंट्री है वो वहां पे लॉ इनैक्ट कर सकती है. देन उसके बाद ये जो रीजन है, यहाँ पे राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज नहीं होता. ठीक है, व्हाट इज दिस राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज? राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मतलब किसी भी दूसरे कंट्री का शिप यहाँ पे पास हो सकता है, बट इट शुड नॉट cause any harm to the security and the peace of that peace for that country, the coastal country. So it is called as the right of innocent passage. Right of innocent passage इस रीजन में अप्लाई नहीं होता. तो इंटरनल वाटर होता है, तो इंटरनल वाटर में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज नहीं होता. राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज इज व्हाट? कि किसी भी दूसरे कंट्री का शिप इट कैन सेल हियर but without causing any harm to the peace and the security to the coastal country. So that is called as the right of innocent passage. Right of innocent passage टेरिटोरियल सी में हो सकता है या कंटिन्यूअस जोन में हो सकता है, बट इंटरनल वाटर में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज नहीं होता. ठीक है, इस रीजन में इंटर कौन से दूसरे कंट्री के नहीं, इस रीजन में नहीं होता. हाँ, व्हाट्स द रीजन? रीजन मतलब यू नो गेटिंग अ क्वेश्चन. ये जो शिप्स है, ये शिप्स यहाँ पे टेरिटोरियल सी से पास हो सकते हैं, देयर दे हैव राइट ऑफ राइट टू इनोसेंट पैसेज, बट इंटरनल वाटर में दे कैन नॉट एंटर विदाउट द परमिशन. ठीक है, दे कैन पास थ्रू टेरिटोरियल वाटर, कंटीन्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बट दे कैन नॉट एंटर विदाउट द परमिशन इनटू द इंटरनल वाटर्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, देन नेक्स्ट ये जो बेस लाइन होती है, तो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का ये जो पूरा बैंड है या ये जो जोन है, इट इज कॉल्ड एज द टेरिटोरियल सी. ये जो टेरिटोरियल सी होता है, इस टेरिटोरियल सी में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज जो होता है वो अप्लाई होता है. अदर कंट्रीज के जो शिप्स होते हैं दे कैन सेल बट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड पीस टू द कोस्टल कंट्री. देन दूसरी बात, ये जो टेरिटोरियल सी होता है, तो इस टेरिटोरियल सी में सी सरफेस, सी बेड एंड इवन द एयर स्पेस, इसके ऊपर ये जो कोस्टल कंट्री है इसके टोटल राइट्स होते हैं. जो टेरिटोरियल का जोन होता है या जो टेरिटोरियल सी का हिस्सा होता है, तो यहाँ पे जो एयर स्पेस होती है, ये एयर स्पेस के ऊपर भी इस कोस्टल कंट्री का टोटल जुरिसडिक्शन होता है, एंड सी वाटर के ऊपर एंड सी बेड के ऊपर भी उसके टोटल राइट्स होते हैं. समझ में? बट इट हैज बीन लिमिटेड जस्ट बाय इनोसेंट पैसेज राइट. ठीक है, ये जो इनोसेंट पैसेज का राइट होता है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, वो इंटरनल वाटर में भी नहीं होता. ठीक है, देन कम्स द कंटीन्यूअस जोन. कंटीन्यूअस जोन मतलब ये जो बेस लाइन है या ये जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर के आगे वाला जो 12 नॉटिकल माइल्स का रीजन है. एक नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर. ठीक है, सो ये जो एक नॉटिकल माइल है, एक नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर. सो ये जो टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ से आगे 12 नॉटिकल माइल्स का, या ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स का जो रीजन है, इट इज कॉल्ड एज द कंटीन्यूअस जोन. ये जो कंटीन्यूअस जोन होता है, तो इस कंटीन्यूअस जोन में जो कोस्टल स्टेट होता है, ये जो कोस्टल कंट्री होती है, उसके राइट्स सिर्फ और सिर्फ सी के सरफेस पे एंड सी बेड के ऊपर होते हैं. एयर स्पेसेस के ऊपर उनका राइट नहीं होता. ठीक है, एयर स्पेसेस का राइट जो होता है वो सिर्फ टेरिटोरियल सी तक होता है. टेरिटोरियल सी से जब आप कंटीन्यूअस जोन में आते हैं, तो उस केस में यहाँ पे कंटीन्यूअस जोन में यहाँ पे टोटल राइट्स नहीं होते, एयर स्पेसेस के ऊपर राइट्स नहीं होते. ठीक है, देन उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बेस लाइन है, तो इस बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो रीजन है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो, यहाँ पे आप मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप लॉज जो फिस्कल लॉज होते हैं या कस्टम के ड्यूटीज होते हैं ये नहीं कर सकते हो. यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो. ठीक है, बट इस रीजन में दूसरे कंट्रीज के लिए कुछ राइट्स रिजर्व होते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स के जो फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं, वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकी भी कंट्रीज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं. जो कोस्टल कंट्री होती है उसके सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं. यहाँ पे एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं सी सरफेस के ऊपर या सी बेड के ऊपर, बट ये सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं. कस्टम ड्यूटीज आप नहीं कर सकते हो, सैनिटरी मेजर्स आप यहाँ पे ले सकते हो, कुछ जो क्वारंटाइन के रूल्स है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये सिर्फ इकोनॉमिक एंड फिस्कल या कुछ कस्टम ड्यूटीज के रिगार्डिंग लिमिटेड होता है. ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होते किसी भी कंट्री के. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स होते हैं. एयर स्पेसेस ऑब्वियसली ओपन टू ऑल होते हैं. ठीक है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एंड देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे जो हिस्सा है, इट इज कॉल्ड एज द हाई सी.
इस हाई सी के ऊपर किसी भी एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं होता. इट इज ओपन टू द ऑल ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड के जैसे एक प्रॉपर टर्म आ गई, ओपन टू द ऑल ह्यूमन या ह्यूमन काइंड जैसे कुछ टर्म आ गई स्पेसिफिक. ये सारे लोगों के लिए ओपन होता है हाई सी का रीजन. समझ में आया? ठीक है. कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कन्वेंशन में ऐसा मेंशन है कि इफ देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ दीस वेरियस जोन्स इन बिटवीन टू कंट्रीज, तो जो कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि दो कंट्रीज के बीच में ये जो जोन्स है ये जोन्स ओवरलैप हो सकते हैं. बट इन दैट केस ये जो दो कंट्रीज है जहां पे ये ओवरलैप होता है तो ये म्यूचुअली उसको रिजॉल्व करें. So there is a clause. So ये जो म्यूचुअल रिजोल्यूशन है वो एक्चुअली कभी नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी कंट्री होती है तो ऑब्वियसली जैसे लुक एट चाइना, साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में सेम चीज होगी. ठीक है. क्लियर? सो दिस इज लॉ ऑफ सी. क्लियर? ठीक है. जहां कंट्री साहब तो दूसरी कंट्री नाही दूसरी कंट्री इकॉनॉमिक तिथे तेवढं अगदी त्यांना एक्सक्लुसिव्ह ज्युरिस्डिक्शन असतं. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर ओशनोग्राफी. नाउ स्टार्ट विथ इंडियन ज्योग्राफी. एटलस लेना. ओशनोग्राफी में टाइड्स वगैरह एक बार पढ़ लेना, उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं. टाइड्स वगैरह कैसे फॉर्म होते हैं, स्प्रिंग टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है, बाकी आंसर शीट इंपॉर्टेंट है वहां पे. नेक्स्ट we'll start with Indian geography. Indian geography में we'll start with the mapping. ठीक है. इंडिया पॉलिटिकल का मैप निकाल. look at the mapping questions. बहुत अलग अलग तरीके से मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं. चार सिटीज दिए जाएंगे, उनका नॉट टू सॉर्ट सीक्वेंस पूछा जाएगा. या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि which among the following state does not share its boundary with the Bangladesh. ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे फिर आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय दिया जाएगा एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई. सो मैपिंग में एन नंबर ऑफ वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे मैपिंग के लिए हम एक दो लेक्चर्स देंगे. यहाँ पे मैं आपको इनसाइट्स दूंगा कि मैपिंग किस तरीके से किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैपिटल सारे मालूम है, सारे स्टेट्स की कैपिटल्स मालूम है. हाँ, नागालैंड की कैपिटल क्या? शिलोंग. ओके मा. मिजोरम की क्या? आइजवाल. अहमदाबाद किसकी कैपिटल है? उसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर. हाँ, गुवाहाटी किसकी कैपिटल है? सीरियसली पहले कैपिटल बदल देता है. तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा कंफ्यूजन होता है. ठीक है. अलॉन्ग विद द कैपिटल्स जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनका लोकेशन भी आपको मालूम होना चाहिए. एक क्वेश्चन था जीएस में पूछा था प्रीवियस ईयर में, जयपुर, अजमेर, उदयपुर वगैरह और एक सिटी थी उसका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछा था. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनका लोकेशन भी आपको मालूम होना चाहिए. इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? हाँ, 8 to 37, राइट. 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ. एंड व्हाट अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन? 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट. So this is the latitudinal and the longitudinal extension of India. ठीक है. So what about the area of India? How much is the area? क्या मुझे नहीं मालूम, आपको पूछा कितना है? ठीक है. 3.28 कहाँ पड़ेगा? स्क्वायर किलोमीटर. बस मिलियन की लाख कहाँ आए थे? मिलियन. आई एम नॉट श्योर, चेक इट आउट. देन उसके बाद इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो कितनी है? 7,500 इंक्लूडिंग द आइलैंड्स. व्हाट अबाउट द मेनलैंड? 6,100. जो मैरीटाइम बाउंड्री है, टोटल मैरीटाइम बाउंड्री इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड ये जो आइलैंड्स है वो है 7,500 किलोमीटर. सो टोटल मैरीटाइम बाउंड्री एज फार एज मेनलैंड इज कंसर्न इट इज 6,100 किलोमीटर. ठीक है. देन उसके बाद इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं? व्हाट्स द नेम रफली? The longest land boundary, international boundary, we share it with Bangladesh. एक क्वेश्चन आया था कि which among the following state does not share its boundary with the Bangladesh. तो फिर ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम ये था. ठीक है. सो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है या इवन जो स्टेट्स के जो बाउंड्रीज है ये भी आपको देखने पड़ेंगे कि छत्तीसगढ़ शेयर्स इट्स बाउंड्री विद which among the following group of states. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ को कौन से बाउंड्रीज टच करते हैं? ठीक है. सी इंडिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री है फॉर्मेट विद बांग्लादेश. ठीक है. देन उसके बाद चाइना, देन पाकिस्तान, देन उसके बाद नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड अफगानिस्तान. सो पीसीपीएन एमबीए इस द न्यूमेरिक आप दिमाग में रख सकते हैं. पीसीपीएन एमबीए बांग्लादेश ऑलमोस्ट 4,096 किलोमीटर है. ठीक है. देन चाइना 3,000 समथिंग कुछ है. सी इसके साथ साथ जो अलग अलग बाउंड्रीज है वो कौन से स्टेट्स को टच करती है एंड वो कितने स्टेट्स है वो भी देखो. बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो 5 स्टेट्स के साथ शेयर होती है. सेम गोज विद चाइना.
समझ में आ रहा है? सी बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है लैंड बाउंड्री उसमें से 4096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं। ये 5 स्टेट्स के साथ शेयर की जाती है। दिशा दो स्टेट्स मैप में देखो वहां पे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट? देन उसके बाद व्हाट अबाउट चाइना? चाइना के साथ देखो अरुणाचल, देन वी हैव सिक्किम, देन उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख का जो रीजन है, ठीक है, दैट शेयर्स द बाउंड्री विद चाइना। व्हाट अबाउट पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड देन कश्मीर, ठीक है? पाकिस्तान की जो बाउंड्री एकदम वेरिड रीजन से शेयर करते देखो। साउथ में जो रीजन है वो सॉल्टी रीजन है, देन राजस्थान के रीजन में डेजर्टिक रीजन आता है, पंजाब के रीजन में जो बाउंड्री है वो रिवराइन बाउंड्री है, जम्मू कश्मीर के रीजन में वहां पे माउंटेन्स या हिली रीजन आता है पूरा। तो अलग अलग टेरेन से ही पास होती है पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री, इसकी वजह से वहां पे बहुत सारी इश्यूज भी है हमारे, ठीक है? सो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं इट इज समवेयर 4096 किलोमीटर, देन चाइना के साथ 3488 किलोमीटर राइट है। जो नंबर्स है एटलीस्ट तीन चार आपको बेसिक मालूम होने चाहिए। आई डोंट नो ये सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, एक बेसिक फिगर्स आपको मालूम होने चाहिए इनके बारे में। इंडिया का एनुअल रेनफॉल कितना है? एनुअल एवरेज रेनफॉल इंडिया का, बेसिक बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। Then उसके बाद identify those states which do not have any international or any maritime boundary, which are totally landlocked. MP, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, then हरियाणा, ठीक है? These are the states, right? जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है? Then which state has the longest maritime boundary? गुजरात, then उसके बाद गुजरात, then उसके बाद आंध्रा, and then we have Maharashtra, and then we have Tamil Nadu. So सबसे highest जो maritime boundary है गुजरात, then we have Andhra Pradesh, then we have Maharashtra, and finally Tamil Nadu. How many states have the maritime boundary? कितने states हैं? There are 8 नहीं, there are 9 states. गोवा मिस मत करो, ठीक है? Including Goa, we have 9 states which have maritime boundary, right? Then उसके बाद इंडिया के एक्जैक्टली बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो वो कौन से स्टेट से पास होता है? देयर आर 8 स्टेट्स, देयर आर 8 स्टेट्स को मालूम होना चाहिए। कौन ही गए? शबुराम मित्री साहब, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है? दीज आर द 8 स्टेट्स टू व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है? ये मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है? सो देयर आर 8 स्टेट्स टू व्हिच दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ठीक है? सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम आगे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के केस में। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच से जब इक्वेटर या इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह वगैरह, तो उस केस में वो कौन से कंट्री से पास होता है? फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द अफ्रीका, तो अफ्रीका के बीच में से इक्वेटर भी जाता है, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो वो कौन से स्टेट से पास होता है? कंट्री से पास होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आया? जब आप इस टॉपिक ऑफ कैंसर को हाईलाइट करते हो तो देयर आर सम कैपिटल कंट्रीज, कैपिटल सिटीज व्हिच आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, some are not to the topic of cancer and some of them are south to the topic of cancer. Just identify these capital cities, just immediately पास में ही देखो टॉपिक ऑफ कैंसर में। हाँ, गांधीनगर, भोपाल, रांची, आइजवाल एंड अगरतला नॉर्थ में देखो, स्लाइटली नॉर्थ में है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, which among the following capital city is located just north of the tropic of cancer? ऑप्शन में होंगे फिर ये गांधीनगर, भोपाल, रांची एंड अगरतला। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैपिंग में बहुत सारी वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद एरिया वाइज व्हिच इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट स्टेट? राजस्थान, देन यूपी नहीं, एमपी,
राजस्थान, देन एमपी, महाराष्ट्र, देन कम्स यूपी, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एरिया वाइज इंडिया जो है वो कितना नंबर पे आता है वर्ल्ड में? 7। व्हिच वन इज द लार्जेस्ट वन? रशिया, देन कनाडा, चाइना, कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। रुकता भाई हमसे मॉर्निंग में बात करता। रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। So Russia, then comes Canada, then comes China, then comes America, then comes Brazil, then Australia, and then India, ठीक है। then उसके बाद इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनका लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। जब कभी भी टाइम आपको मिलेगा या बोर हो रहा तो एटलस में मैपिंग करते रहो। मैपिंग एक दिन की प्रोसेस नहीं होती, वो डेली थोड़ा थोड़ा मैपिंग करो। जैसे जैसे आपकी प्रीलिम्स पास में आएगी डेली थोड़ा थोड़ा एटलस देखा करो। जो भी सारी चीजें न्यूज में, जो सारे प्लेसेस न्यूज में है उनको मैप में प्लॉट करने की आदत डालो, ठीक है। आपका जो डेस्क है प्रिपरेशन या आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके आगे इंडिया एंड वर्ल्ड मैप वहां पे प्रेस करो, बार बार उसको देखो, तभी ये सारी चीजें होगी, ठीक है। देन फिजिकल का मैप निकालो, इंडिया फिजिकल। इंडिया के केस में इंडिया में जो हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स बनाते हैं, देयर आर 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एंड द नॉर्दर्न वन इज हिमालय, ठीक है। दिस इज हिमालय। देन कम्स नॉर्थ इंडियन प्लेन या ग्रेट इंडियन प्लेन, दिस सेक्शन, दिस इज द ग्रेट इंडियन प्लेन, ठीक है। दिस इज द सेकंड वन। देन कम्स द थर्ड वन, इंडियन प्लेटू या इंडियन पेनिनसुला। इंडियन प्लेटू या पेनिनसुला मतलब ये वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से जो कंफाइन किया जाता है। सो दिस इज द इंडियन प्लेटू या पेनिनसुला। देन कम्स कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो दिस इज द फोर्थ वन, and islands. These are the 5 physiographic divisions of India, ठीक है। Now, सबसे first we have is Himalayas. ये जो हिमालय है, हिमालय we know that it is the world's highest mountain range, ठीक है। ये जो हिमालय है, इस हिमालय को हम अलग-अलग sections में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम हिमालय को 3 sections में डिवाइड करते हैं। First we have Himalayan ranges. There are 3 Himalayan ranges. South to north we have Shivalik, ठीक है, Shivalik. Then उसके बाद Middle Himalaya या Lesser Himalaya. Then we have Greater Himalaya, which is also called as the Himalaya. Okay, so these are the Himalayan ranges. Then there are Trans-Himalayan ranges. Trans-Himalayan ranges are those ranges जो Himalaya formation से पहले से वहाँ पे मौजूद थे. For example, we have Karakoram, Ladakh, and Zaskar. So Karakoram, Ladakh, and Zaskar. These are called as Trans-Himalayas. Okay. Then the third section we have in the eastern highland, which is also called as the Purvanchal ranges. Purvanchal hills. Purvanchal hills मतलब ये जो hills है यहाँ पे, ये जो eastern section है, पत्तईबुम, नागा hills, मिकिर hills, बरेल range, which forms the water divide between Myanmar and India. Myanmar का जो हिस्सा है हिमालय का is called as the Arakan Yoma and Pegu Yoma. ठीक है, these yomas are the parts of Himalayas. ठीक है, Chin Hills, Arakan Yoma, Pegu Yoma, these are the areas of Himalaya जो म्यांमार में extend होते हैं, ठीक है। So this is हिमालय, ठीक है। So ये जो हिमालय है, तो इस हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ये हिमालय फॉर्म हुआ था टर्शियरी पीरियड में, ठीक है। Himalayas are called as young fold tertiary mountains, ठीक है। They are young because fold mountains old भी होते हैं। For example, Aravallis, Appalachian mountains, these are old fold mountains. Himalayas are young fold mountains and they are tertiary fold mountains. Tertiary is not because there are 3 ranges. Tertiary is a period. Tertiary period में ये फॉर्म हुआ था somewhere 60 to 65 मिलियन ईयर्स अगो, या ये जो पीरियड है tertiary period, so उसको हम उसमें ये अलग-अलग सेक्शंस में फॉर्म हुआ था। 3 हिमालय जो फॉर्म हुआ था तो 3 बार यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुई थी। तो इस अपलिफ्टमेंट की वजह से वहाँ पे 3 रेंजेस फॉर्म हुए थे। सबसे पहले फॉर्म हुई थी ग्रेटर हिमालय, देन कम्स द मिडिल हिमालय एंड द यंगेस्ट वन वी हैव इज शिवालिक, ठीक है। नाउ ये जो हिमालयस हैं, तो इस हिमालयस में आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके कुछ फीचर्स निकल के सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, here we have this नंगा पर्वत, ठीक है, मार्क दिस पिक, नंगा पर्वत, एंड यहाँ पे नामचा बरवा नाम का एक पिक आता है, नामचा बरवा, अरुणाचल। सो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक हिमालय जो है वो हिमालय ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड करता है, राइट। एंड बियॉन्ड दीज ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंड होता है। पाकिस्तान में सुलेमान तीर्थ एंड अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम से जाना था। So here we have the Sulaiman Tirtha, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में it is known as a Hindu Kush, ठीक है। Then beyond this Namcha River, ये north south extend होता है and here it is known as the Arakan Yoma, Pegu Yoma and Purvanchal Hills, ठीक है। ये नागा hills, पत्तईबुम वगैरह ये जो सारी hills है, they are also part of Himalayas, ठीक है। Now ये जो हिमालय है, इस हिमालय में वेस्टर्न पोर्शन में आप ऑब्जर्व करोगे, you will come to know कि वेस्टर्न पोर्शन में जो highest peak है वो यहाँ पे आता है K2, which is also called as the Godwin Austen, ये उसको कोगिल भी बोला है, Chinese call it as a कोगिल, ठीक है। ये जो K2 है 8611 उसकी अल्टीट्यूड है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इफ यू लुक एट द एवरेस्ट, एवरेस्ट का लोकेशन आता है समवेयर यहाँ पे, ये जो पूरा हिस्सा है नेपाल का,
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आते हैं, कंचनजुंगा, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, कोलागिरी, अभी हिमल, देन कम्स द एवरेस्ट। ये जो रीजन है, तो इस रीजन में हिमालय की जो अल्टीट्यूड है वो एब्रप्टली इंक्रीज होती है। बट इफ यू लुक एट द वेस्टर्न पार्ट, ये जो पूरा प्लेन रीजन है, पंजाब हरियाणा प्लेन रीजन, वहां पे जब आप नॉर्थ में चले जाते हो तो हिमालय की जो अल्टीट्यूड है वो स्टेप लाइक फॉर्मेशन में स्लोली 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 इंक्रीज होती है वेस्टर्न पोर्शन में। बट इफ यू लुक एट द ईस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे जो हाइट है, दिस इज द बिहार प्लेन। तो बिहार प्लेन से आप जब नॉर्थ में जाओगे तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड यहाँ पे अचीव की जाती है, एवरेस्ट। So we have this Everest. So now we can say in the western part of Himalayas जो अल्टीट्यूड होती है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है एंड K2 यहाँ पे अचीव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो पूरा प्लेन रीजन है, शिवालिक का जो फुटिंग रीजन है, ये पूरा प्लेन रीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन का। तो यहाँ से जब आप नॉर्थ वर्ड जाते हो तो हिमालय की जो अल्टीट्यूड है वो धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाती है। बट इफ यू लुक एट द रीजन, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो अल्टीट्यूड है ये बहुत कम डिस्टेंस पे अचीव की जाती है। So we can say in the eastern portion or in the central eastern portion, Himalayas rises abruptly, but in the western part, ये step like formation या step like धीरे 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 step up होती चली जाती है altitude। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? Let's stop here. So tomorrow we'll continue with this mapping. Atlas carry करो, highlighter वगैरह आप देना। Okay, clear है?